ये सारी बातें अब खुल के सामने आती जा रही हैं। जो पहले चीज़ें छुपा के रखी जाती थी, अपनी कौम को बेखबर रखा जाता था। आप देखें ना, जदीद मीडिया की जो तरक्की हुई है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें अब लोगों के सामने आ रही हैं, और आने वाले दिनों में बहुत सारे हकायक और खुल जाएंगे। और ये जाली प्रोपेगेंडा जो करके यहाँ नफरत फैलाई गई थी, क्या आप नहीं समझते कि उसमें से आवाज़ निकल जाएगी? देखें जी, अभी तो आपने इसको बहुत ज़्यादा टाइट किया हुआ है कि वैसे सोशल मीडिया ने बहुत इम्पैक्ट भी छोड़ा है, लोगों को पता भी चल रहा है, बड़ी नई नई चीज़ें पता चल रही हैं, नई नई बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा लोगों को करीब लाने की ज़रूरत है, और उसकी राह में बहुत ज़्यादा रुकावटें भी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये काम इतना आसान है, लेकिन वो रास्ता ज़रूर शुरू हो गया है, और उस रास्ते पर लोगों ने चलना भी शुरू कर दिया है जो लोगों को करीब ला सकता है। और लोग, मेरा मेरा मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि मैं तो रजायत पसंद हूँ, कि लोग ज़रूर करीब आएंगे और ये नफ़रतों की जो सारी रुकावटें इनको दूर करेंगे। अच्छा, अगर हम देखें, अब अगस्त का महीना है, हम पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, देखते हैं। अभी जैसे आपने कहा कि जना ने आते हुए ये कहा कि अब आपने इंडियन नेशनल बन के तो उनके साथ वफादार रियासत का शहरी बन के रहना है। एक तरफ हमें ये दिखता है, और दूसरी तरफ वो खुद अपना जना ने ये कहा था इंडियन गवर्नमेंट को कि मेरा जो बम्बे में घर है ये किसी को अलाट ना किया जाए, मैं अपनी छुट्टियां उधर गुजारा करूंगा और रिटायरमेंट के बाद मैं वहां आऊंगा रहूंगा। ये दुरुस्त है। असल बात है कि जो पाकिस्तान में भारत का पहला सफ़ीर था, उसका नाम था सीरी प्रकाश। सीरी प्रकाश जो था, वो जिन्ना साहब को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के दिनों से जानता था, क्योंकि वो भी मेंबर था। तो जब वो पहली दफ़ा ऐसे मिला एम्बेसडर कराची में, तो जिन्ना साहब को उसने कहा कि भाई आपके घर का क्या करना है, जो वहाँ साउथ कोर्ट उसको कहते थे घर को। जिन्ना साहब के घर का नाम साउथ कोर्ट था। तो उसने कहा कि श्री प्रकाश, आई बिल्ड दिस हाउस ब्रिक बाई ब्रिक, इसलिए मुझे वो घर बहुत मेरा पसंदीदा है, और मैं रिटायरमेंट के बाद, गवर्नर जनरलशिप से रिटायरमेंट के बाद, अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी बॉम्बे में गुजारना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा, रियली मिस्टर जिन्ना? उन्होंने कहा यकीनन, श्योर श्योर। उन्होंने कहा तो क्या मैं ये बात भारत के वज़ीर आज़म को बता दूँ? उसने कहा ज़रूर बताएं। और फिर ये हुआ कि उसने कहा कि ये जो मेरा घर है, ये किसी प्रिंसली जो स्टेट है उसके किसी नवाब को या महाराजा को देना, या किसी एम्बेसडर को देना, किराया ज़्यादा मिलेगा। किराया भी ज़्यादा मिले और वो उसको मेंटेन भी रखे। ठीक है। और वो उन्होंने ऐसा ही किया, वो ब्रिटिश कॉन्सुलेट ने ले लिया। ठीक है। और वो 65 तक पहले मिस्टर जना और उसके बाद फातिमा जना उसका किराया किराया वसूल करते रहे। 65 में वो एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हुई, क्योंकि दोनों मुल्कों ने एक कानून बनाया 65 में, पाकिस्तान ने भी और इंडिया ने भी। पाकिस्तान में भी बास, मसलन आप शायद जानते हो, एक बागबानपुरा में केसी इंडस्ट्री थी जी। केसी इंडस्ट्री को 65 में आपने नेशनलाइज किया, यानी उसको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया, और उधर भी उन्होंने एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर उस घर को कर दिया। अब उस घर का केस जो है वो हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में था, क्योंकि जिन्ना साहब की जो बेटी थी वो कहती थी कि ये मेरा घर है, मेरे बाप का घर था, और मैं इसी घर में 1917 में पैदा हुई थी, और ये मेरा घर है। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जिन्ना साहब ने अपनी जो वसीयत थी उसमें फातिमा जना को दिया था घर। अच्छा। और फातिमा जना ने क्योंकि हिंदुस्तानी नेशनलिटी तर्क कर दी थी, इसलिए ये घर अब तुम्हारा नहीं हो सकता। ठीक। ये तो एक लीगल डिस्प्यूट था ना, जी। और वो उनकी बेटी भी फौत हो गई अब। जी। तो वो घर तो अब बंद पड़ा है, और वो घर जो है वो महाराष्ट्र के वजीर आला के, जो वजीर आला हाउस है उसके साथ वाला घर है। अच्छा। और 6 एकड़ का है, तकरीबन 6 एकड़ पर। मैं नहीं समझता अगर इस तरह की सूरत पाकिस्तान में होती तो अब तक हुकूमत ने शब ना मारा होता और उसको। पाकिस्तान ने मार दिया ना जी। ये मोटा पैलेस जो है, जी जी, जो कहते हैं कि फातिमा जना इस घर में रहती थी, ये को फातिमा जना का घर थोड़ी था, ये कहाँ से आया? जी जी, जरा इसकी हिस्ट्री थोड़ी बयान कर। भाई मोटा पैलेस तो एक राजस्थान का ठेकेदार था, उसका घर था, तो मैडम को पसंद आ गया, उसको उसमें शिफ्ट हो गए। अब उनसे कौन खाली करा सकता था? जैसे ये कहते हैं ये जिन्ना हाउस है, जी जी, ये जो कोर कमांडर हाउस है, अभी बन गया जनाब, पहले तो किसी को नहीं पता था, पहले तो कोर कमांडर हाउस था, कोर कमांडर हाउस था। नहीं, उससे पहले ये डिविजनल कमांडर का घर होता था। ठीक है। इसमें आजम खान रहता था। अच्छा। जनरल आजम खान, जो भी जनरल आजम खान से पहले जो अंग्रेज जो डिविजनल कमांडर था, मेजर जनरल, ये उसका घर हुआ करता था। अब जकाजक उसको जिन्ना हाउस बना दिया है, और कहते हैं कि यह जिन्ना की मलकियत था।
और जब कहते हैं कि अच्छा जी ये जिना की मलकियत था, तो जो जिना के नाम ओनरशिप डीड है वो किधर है? ज़ाहिर है उसको कंटोनमेंट बोर्ड के रिकॉर्ड में होना चाहिए ना। जी बिल्कुल। अगर ये जिना की मलकियत है ये घर, जी जी और उन्होंने ख़रीदा था, जी तो कंटोनमेंट बोर्ड में या तो इसकी लीज डीड होनी चाहिए, ट्रांसफ़र डीड होनी चाहिए, या सेल डीड होनी चाहिए। इन तीनों में से हमें तो कोई किसी अखबार ने नहीं ये छापा या किसी मीडिया पे नहीं आया कि ये उनकी ओनरशिप डीड है। जैसे ये फिर प्रोपोगंडा ही है ना एक तरह हाँ से। ज़ाहिर है उसको तकद्दस देने का तरीका है। हाँ, जैसा ये आप देखें, ये पढ़ते हुए बड़ी हैरत होती है कि जो लोग उधर बट के रहेगा हिंदुस्तान, और ये नारे लगा लगा के और इस्लाम के और एक तूफान उठाया हुआ था, और वो लोग जो इतनी मुस्लिम मिनॉरिटी खितों में जो ये मुस्लिम लीग की ये सारी चला रहे थे मुहिम, जब पार्टीशन हुई तो वो खुद आना पसंद नहीं किया, और ये नारे ये थे कि इकट्ठे नहीं रह सकते। और जिना साहब का भी अभी आपने तफसीली बयान किया कि नारा तो ये था कि मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, और अपने लिए ये था कि मेरा मकान भी महफूज है, मैं उधर जाऊंगा भी। क्या आप ये मुनाफकत नहीं समझते इसमें? नहीं, मुनाफकत तो बहुत बड़ी आप खुद देखें ना जी कि वो अपना घर जो दिल्ली औरंगजेब रोड पे घर था, जिसको अब उन्होंने नाम बदल के अब्दुल कलाम रोड कर दिया है, उस घर को वो बेच के आए हैं अच्छी बड़ी बड़ी भारी कीमत। हाँ, बड़ी कीमत पे बेच के, और अपने दोस्त के घर भी पास बेचा है। और उनकी जो दोस्त की बेटी है उसका वीडियो देख लें, वीडियो मौजूद है इस वक्त यूट्यूब पे। वो उसको बेच के उसकी रकम वसूल करके आए हैं। लोग अपने घर जिन्हें कुर्बानियाँ कहते हैं वो वहाँ छोड़ के आ गए हैं, अपने खाने के बर्तन छोड़ के आ गए हैं, अपने जेवरात छोड़ के आ गए हैं, अपने मोहल्ले गलियाँ छोड़ के आ गए हैं, वो घर बेच के आ रहे हैं। वो तो पुरअमन तरीके से जहाज में बैठ के आ गए। यहाँ मैंने पढ़ा कि कृष्ण नगर में ये सारी हिंदुओं की आबादी थी ना, तो खातीन अभी हांडियां ऊपर रखी हुई थी, खाने बना रही थी कि एकदम ऐसा बलवा हुआ कि उनको भागना पड़ा। सिर्फ कृष्ण नगर में नहीं, मशरकी पंजाब में तो बहुत जगह ऐसे हुआ। जी जी, मशरकी पंजाब में लोग अभी खाना पका रही हैं औरतें, वो तो नानियां दादियां बताती थी अपने बच्चों को कि मैं तो उस वक्त हांडी पका रही थी, तो फिर एकदम क्या चलो जी चलो। और लोगों को ख्याल था कि ये हमने तो फिर वापस आ जाना है, ये कभी मुस्तकिल हो सकता कि हम अपने घर छोड़ के जाएं। लोगों को तो ये अंदाजा ही नहीं था कि हमने फिर कभी वापस ही नहीं आना। बल्कि ये बताया जाता है कई अपने बेचारियां यहाँ भी अपने वो खोद के ना मिट्टी निशानियां लगा के गए कि इसके नीचे हम वो फलानी चीज़ दबा दो। बाद में कईयों को मिलते भी रहे वो चीज़ें दबाई हुई रखी हुई, इस उम्मीद पे कि हमने आ जाना है। हाँ, ऐसे ही था। अगर उस वक्त की जो लोगों ने अपनी याददाश्तें लिखी हैं वो अगर पढ़ें तो वो ऐसे ही है, उस पर कोई दूसरी राय नहीं है कि लोगों का ख्याल था कि हमने तो वापस आना है। कभी को अपना घर भी छोड़ता है, कभी को शहर भी अपना छोड़ता है। किसी को नहीं अंदाज़ा था कि ये इतने, जो किसी एक हमारे दोस्त शायद ने लिखा था कि प्रीत प्यार दे पक्के धागे, पक्के रिश्ते एक दिन कच्चे धागे बन गए, इधरले पासे उधरले पासे अटारी बन गई, इधरले पासे वागे बन गए। ये तो किसी को अंदाजा ही नहीं था। लियाकत साहब, जो इतनी बर्बादी हुई है, आज हम जो भुगत रहे हैं, आप नहीं समझते कि इसकी आज हमारे जितने मसाइल हैं इस वक्त, हमारे यहाँ मजहबी एक्सट्रीमिज़म है, हमारे यहाँ अस्करियत छाई हुई है, और हमारी ज़िंदगियाँ जीरन बनी हुई हैं। पाकिस्तान दुनिया में इस एक बकारी और मांगत मुल्क की हैसियत से अपनी शोहरत रखता है, तो आप इसकी जड़ें तलाश करें तो क्या पार्टीशन की तरफ नहीं जाती दिखती है? मेरा ख्याल है कि यकीनन पार्टीशन इसका बहुत बड़ा इसका फैक्टर है, और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का बहुत बड़ा फैक्टर है। आज भी अगर पाकिस्तान चाहता है कि तरक्की और खुशहाली के राह पर चलना चाहता है तो उसको सबसे पहले अपनी मशरकी सतह पर दोस्ती और बराबरी की बुनियाद पर भाईचारे की बात करनी होगी। अगर कोई समझता है कि पाकिस्तान भारत से दोस्ती किए बगैर तरक्की के राह पर आगे बढ़ सकता है तो मैं उससे मुतफिक नहीं हूँ। नहीं, अब उसमें रुकावट आप नज़र में इंडिया है या पाकिस्तान की, हमारी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी, और वो शुरू दिन से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। जो बीजेपी पे इल्ज़ाम धरा जाता है उसको आप किस तरह देखते हैं? देखें जी, बीजेपी का जो, जब आप पाकिस्तान में एक मजहबी सियासत करते हैं तो आप ये कैसे तवक्को रखते हैं कि आपके मुकाबल जो है वो ना करें। जब आप गांधी को कहते हैं वो बड़ा मक्कार था, नेहरू भी बड़ा मक्कार था, तो अब उसको कहते हैं कि ये नेहरू और गांधी का हिंदुस्तान नहीं है। अब यहाँ ये प्रोपेगेंडा किया जाता है। और भाई आपको तो खुश होना चाहिए कि वहाँ आपके हम प्याला और हम नवाला जो है वो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट बरसे इक़्तिदार आ गए। आप तो खुश हों,
अब बजाय इसके कि आप रोना शुरू कर देते हैं कि देखें जी वहाँ बीजेपी बरसे इक़्तिदार आ गई। बीजेपी को बरसे इक़्तिदार लाने में बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तान की मजहबी सियासत का रोल है। अच्छा, आप बड़ी खरी बात हमेशा करते हैं। मुझे एक बात आप बताएं कि महात्मा गांधी ने उस मौके पे जबकि इधर से लाशों की भरी हुई कटी हुई लाशों की गाड़ियां जा रही थी, माल गाड़ियों के डब्बे भरे हुए थे जिन पे लिखा हुआ था नेहरू और गांधी के लिए तोहफे, ऐसी, और दूसरी तरफ कश्मीर में भी हमने कबायली लश्करों के नाम पे अपने बदमाश दाखिल कर दिए थे। ऐसी फिजा में क्या गांधी जी का ये इसरार करना और मर्द भक्त रख लेना कि पाकिस्तान को फौरन 55 करोड़ दिए जाएं, और जब दिए गए फिर भी कह रहा है कि नहीं मैं तुम्हारी नहीं बात मानूंगा, लियाकत अली मुझे फोन पे तस्दीक करे कि मुझे मिल गए, इस हद तक चले जाना क्या आप जस्टिफाई करते हैं? मैं जस्टिफाई कर, नेहरू इखलाकी तौर पर बहुत बड़ा आदमी था, और आप ये देखें कि वो 15 अगस्त को जब हिंदुस्तान की नई हुकूमत बन रही थी तो वो दिल्ली में नहीं था, वो बिहार के फसाद ज़दा गांधी मैं गांधी की बात कर रहा हूँ, गांधी क्यों कर रहा हूँ, वो फसाद ज़दा इलाकों में था गांधी, बिहार के जी। वो वहाँ किसी रियासती ओहदे पर की तवक्को लगाए नहीं बैठा था, वो जिन्ना की तरह गवर्नर जनरल नहीं बनना चाहता था, वो तो बिहार में था। गांधी मॉरली वॉज ए मोर ग्रेटर, बल्कि मैं कहूँगा ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन इखलाकी तौर पर, और उसका मौका बिल्कुल दुरुस्त था, और उसने जो किया वो तो पाकिस्तान की भलाई के लिए था, पाकिस्तान को तो उसका ममनून होना चाहिए। नहीं देखें हमने ये लाहौर भी तो बेसिकली हिंदू सिटी था, और यहाँ सारी प्रॉपर्टियाँ मोर देन 80% हिंदू प्रॉपर्टी थी। हमने यहाँ आज कोई ढूंढे से नहीं मिलता कि उन प्रॉपर्टी का मालिक को हिंदू छोड़ा हो या रहने दिया हो, और बल्कि हिंदू ही नहीं ढूंढे से मिलता। जबकि मैं दिल्ली गया हूँ, भरा पड़ा है आज भी मुसलमानों के साथ, वो अपने कारोबार उनके वैसे ही हैं, अपनी उनकी पुराना दिल्ली सारा। मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो प्रोसेस हुआ, और वहाँ आपके इल्म में है कि गांधी मेन शख्स था जिसने कहा कि यहाँ से मुसलमानों को मैं तहफ़्फ़ुज़ दूंगा नहीं निकल, क्या ये नहीं समझते कि बेइंसाफी है कि इधर से खाली हिंदू चढ़ गए, मारे गए, निकल गए, और उधर वो नहीं, यही तो बात है कि गांधी ने रद्द अमल की सियासत नहीं की कि यहाँ हिंदुओं को मार दिया तो वहाँ मुसलमानों को मार दो, ये तो रद्द अमल की सियासत हुई। ग्रेटनेस तो यही है ना कि आपने कहा कि नहीं ठीक है वो गलत है जो हुआ, लेकिन हमने गलत नहीं करना। नहीं नाम मारते, लेकिन ये कि भाई प्रॉपर्टी जरूरत छुट्टी है तो फिर इधर भी छूटनी चाहिए। नहीं ये इंसाफ नहीं है कि अगर किसी वजह से मेरी प्रॉपर्टी चली गई है तो आपकी प्रॉपर्टी भी जानी चाहिए, ये गलत बात है। अच्छा, क्या ये राइट नहीं मिलना चाहिए था बाद में कि जिनकी देखें प्रॉपर्टी के बारे में इंटरनेशनल सतह पर ये माना जाता है कि जो विरासती चीज होती है वो विरासती होती है, और वो जद्दी पुष्टि जो होती है कि उनको ये राइट दिए जाते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी जिनकी छीनी गई है, इस तरह जब अमन हुआ था, जब वो बलवे खत्म हुए तो उनके ओनरशिप को तस्लीम किया जाता है। नहीं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तमाम जो इंटरनेशनल का बातें स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं वो किसी ने कोई पूरा नहीं किया, इसलिए यहाँ वो कोई अगर तकसीम ही करनी थी तो उसमें मरने मारने की क्या ज़रूरत थी, पुरअमन तरीके से भी हो सकती थी ना। लेकिन हमने एक फ़ज़ा ऐसी बना दी थी जिसमें पुरअमन तरीका मुमकिन ही नहीं रहा था, क्योंकि हर तरफ तो आपने तलवारें निकालनी थी। आप मुझे बताएं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के जो डीमोबलाइज हुए फौजी, उन्होंने पुंछ में और कश्मीर में सारा जो फसाद था वो उनका किया हुआ था, और इसी तरह रावलपिंडी में और ये जो आपकी पोठोहार बेल्ट में, इसमें सेकेंड वर्ल्ड वार के जो फौजी फारग होके आए उन्होंने हिंदू सिखों को मारा, और एक ऐसी फजा बना दी जिसमें जो अमन की बात करना मुमकिन ही नहीं जाता। अब देखिए जिन्ना साहब को हम एक तरफ ये देखते हैं कि वो एक ज़माने में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद एकता का अलमबरदार बन के आया था सामने, क्या सूझी थी उसको जो वो इस हद तक चले गया, उसको हासिल क्या हुआ, यहाँ खिते में मुसलमानों को क्या हासिल हुआ? देखें जी, 1937 का इलेक्शन जो है ना, जो प्रोविंशियल इलेक्शन था 1935 के एक्ट के तहत, वो वाटरशेड था, क्योंकि उस वक़्त पंजाब में जिन्ना की मुस्लिम लीग को 2 सीटें मिली, एक मलक बरकत अली, एक राजा गजनफर। राजा गजनफर जेलम से जीते थे। राजा गजनफर दूसरे दिन पार्लिमानी सेक्रेटरी बनने की लालच में यूनियनिस्ट पार्टी में चले गए अगले दिन, और एक ही सीट रह गई मलक बरकत अली जी। और जिन्ना साहब जो है, अब उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो पूरे हिंदुस्तान में उनके पास तो कुछ भी नहीं था, और वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की सियासत कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं, अब मैं फ़िरका परस्ती की सियासत करूँगा,
और उन्होंने उसके बाद आप देखें कि लाहौर में जो 23 मार्च 1940 वाला रेजोल्यूशन लाहौर में रखने की एक ख़ास वजह थी। और उन्होंने फिर जो जो तफरीक की सियासत, मुस्लिम बुनियाद परस्ती की सियासत की, हालांकि वो अपनी निजी ज़िंदगी में कतन प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं थे, वो तो उस दौर के बड़े मॉडर्न मुसलमान थे। नहीं, उसको तो कुछ आता ही नहीं था, मालूमात भी नहीं थी, कुछ नॉलेज। लेकिन वो देखें जी, वो अपनी, मैंने यही तो कह रहा है, वो निजी ज़िंदगी में कोई प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं थे, लेकिन सियासी तौर पर उन्होंने मज़हब को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। नहीं, जो बंदा अपने सियासी मकासद के लिए इस हद तक गिर जाए, उसको क्या आप अखलाकी इंसानी तौर पे क्या? मैं सियासी तौर पर उसको डिसऑनेस्ट कहूँगा, और क्या कहूँगा, वो सियासी तौर पर डिसऑनेस्ट है। लेकिन मैं यहाँ पाकिस्तान में मैंने सारी ज़िंदगी जो सहाफ़त की है या लिखा है, मैं जना लिखता हूँ तो उसको काट के कायदे आज़म कर दिया जाता है। यानी हमारे यहाँ ज़मीर के मुताबिक बात लिखना इतनी कदगन रही है और मुसलसल मैंने पूरी ज़िंदगी झेली है, तो इसका कोई हल नहीं। उसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। आप जना लिखते रहें, वो जना को काट कर कायदे आज़म करते रहे, वो कुछ नहीं है, इसका कोई नहीं। लेकिन हम मेरिट पे जायजा लेते हैं कि जिस शख्स ने इस तरह यानी अपनी जात के फायदे के लिए, कौम का भी देखो, अगर कौम का फायदा मैं कैसे मानूं कि अब पार्टीशन के नतीजे में इस वक्त मुसलमान खुद 3 टोटों में बट गए, 3 टोटे उनके हुए नहीं, उनकी इज्तिमाई ताकत तो नहीं रही। बाज़ शख्सियात जो है ना, वो रियासत की मदद के सहारे खड़ी हुई हैं। मसलन आज जना साहब से पाकिस्तान की रियासत की मदद वापस ले ली जाए, वो नीचे गिर जाएंगे। अल्लामा इकबाल से रियासत की मदद ले ली जाए, वो नीचे गिर जाएंगे, लेकिन गालिब नहीं गिरेगा। नहीं, जाहिर है जी, क्योंकि गालिब जो है वो किसी रियासत के सहारे नहीं खड़ा। जी नहीं, ठीक है ना। अब आप देखें कि लेनिन से जब सोवियत यूनियन की मदद छीन ली गई, वापस ले ली गई, वो नीचे गिर गया, हमारे सामने गए 1989 में। बाज़ जो नेशन स्टेट्स हैं, इसने बाज़ लोगों को उनके अपने सहारे खड़ा किया हुआ है। अब इनसे उनकी जो सपोर्ट बेस वापस ले लीजिए तो वो नीचे गिर जाएंगे। जना जो है दुनिया में उसको कहीं रिकग्नाइज नहीं किया जाता, लेकिन गांधी को रिकग्नाइज किया जाता है, वो तो पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किया जाता है। इसलिए ये रियासती सतूनों के सहारे खड़े हैं, और जब तक रियासती सतून मौजूद है, जना कायदे आज़म ही रहेंगे। हम, मेरे जैसे और आप जैसे लाख जना लिखते रहें, मैं मुसलसल कभी ना बोलता हूँ ना लिखता हूँ कायदे आज़म, क्योंकि मैं किसी अखबार में नहीं लिखता, आपकी मजबूरी अखबार में लिखना है, तो वो तो मैं सोशल मीडिया पे लिखता हूँ, इसलिए मेरा तो चल जाता है। आपके लिए मसला है कि आपने क्योंकि अखबार में लिखना होता है, इसलिए आपका नहीं चलता। अच्छा जना की मुझे कुछ 3 खूबियां ही आप सुना दें, क्योंकि मैं बड़ा ढूंढता रहता हूँ, क्योंकि मैं खूबियां मेरे पास कोई नहीं है। कहीं फंक्शन में मुझे मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है कि उसकी मैं क्या खूबियां बयान करूं। यही के कपड़े बड़े खूबसूरत पहनता था, ये तो बल्कि अच्छा, जो जिनके पास नहीं है उनके लीडर को एग्जांपल होना चाहिए। दूसरी है कि वो शराब बहुत अच्छी पीता था, आला दर्जे की शराब पीता था, और उस पर कोई समझौता नहीं करता था। और पैसे के मामले में वो सैंडविच का भी कोई तज़किरा मिलता है उसमें, जो देखें वो तो निजी जिंदगी, वो तो उनके जूनियर थे ना जी, उनका नाम था छागला जी। और वो छागला जो वो महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस भी रहे और यूनाइटेड नेशन में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी रहे। वो 6 साल तक जना के वकालत में जूनियर रहे। उन्होंने एक किताब लिखी है, रोजेज इन दिसंबर। अच्छा, तो उन्होंने एक वाक़या भी लिखा है जिसमें जना के जो हैम बर्गर खाने का वाक़या है कि कैसे उनकी बेगम साहबा लेके आई हैम बर्गर उनके लिए, और उन्होंने कहा कि तुम मुझे इलेक्शन नहीं, उसने कहा आस्था बोलो, मैं क्यों मेरी सीट के पीछे हैरान है। नहीं, वो उसकी वजह ये है ना कि वो मुस्लिम सीट पे कंटेस्ट कर रहे थे। जी। अब ये भी आपको पता है कि जो उनका जती से निकाह हुआ है, जी। तो लोग कहते हैं कि जी वो मुसलमान हुई। वो भाई इसलिए मुसलमान हुई, जना और वो दोनों सिविल मैरिज एक्ट के तहत शादी करना चाहते थे, लेकिन अगर सिविल मैरिज एक्ट के तहत जना शादी करते तो उनकी जो सीट है वो खत्म हो जानी थी, क्योंकि वो मुस्लिम सीट पे इलेक्टेड थे। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है। अब वो उन्होंने इसका हल वॉलंटियर किया, उनकी बीवी ने, उसने कहा मुसलमान हो जाते हैं वरना जिन तुम्हारी, वो उसको प्यार से जिन कहती थी, उसने कहा कि वरना जिन तुम्हारी जो सीट है वो खत्म हो जाएगी, तुम डिसमेंबर हो जाओगे। तो मैं इस्लाम कबूल कर लेती हूँ। अगर इस्लाम का होता तो दीना ने बाद में जब अपनी डिबेट करते हुए ये कहा था कि मेरी माँ भी तो पास थी, तुमने उससे कर दिया था, तो ये क्यों कहती? अगर देखे ना, वो अगर इस्लाम का कुछ ऐसा होता
तो दीना ये बात कह ही नहीं सकती थी। हाँ बेटी उसकी। वो और ये हमारे यहाँ तो ये भी है ना कि उन्होंने अपनी बेटी से उसके बाद तल्लुकात मुनक़ता कर दिए, बिल्कुल नहीं मुनक़ता किए, मैं उनसे फिर भी मिलते रहे। नहीं, वो जो अगर ये वो ड्रामा ही था ना एक, यानी पब्लिक को करने हाँ के लिए ये दिखा जो था। ये देखें, और हमारे यहाँ भी तो ऐसे कई ड्रामे रोज ही चलते हैं ना। हमारे एक बहुत बड़े वकील जो रोज टीवी पे बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक नॉर्वेजियन से की आज से 4-5 साल पहले, और अखबार में एहतमाम से छपवाया कि फिर पहले उसको मुसलमान किया गया और फिर इस्लामी तरीकों के मुताबिक उसका निकाह हुआ। यार ये भी बड़ा बहुत तगड़ा ड्रामा है, ये काम नहीं मैं है। नाम तो नहीं लेना चाहता नहीं, मैं समझ गया हाँ, हूँ। बस वो इसलिए। वो तो ऐसे है जैसे उसको फोबिया किसी को हुआ होता है। वो एक ही उसकी जिंदगी का मिशन है कि नवाज शरीफ के खिलाफ मैंने कोई मौका आए, एक बात कहीं की भी हो ना, तो वो आ जाएगा। इसलिए ये हमारे यहाँ आम ही चलता है। वो जनाब ही इसी सियासतदान था, पब्लिक से बेचारा डरता था। उसने कहा यार बेटी को तो मैं नहीं छोड़ सकता। उसने कह दिया कि तुम देखा, उसने बेटी को कभी नहीं छोड़ा। वो नवासों को अपने को गिफ्ट भेजता रहा, अपनी बेटी को भी मिलता रहा, लेकिन खुफिया मिलता रहा। नहीं, ये तो मुनाफिकत है। हाँ मुनाफिकत है, तो फिर मुनाफिकत आप देखें ना जी, जो फातिमा जना है जी, फातिमा जना उनकी बहन थी। उनकी उनकी यादों पे मुश्तमिल एक किताब सुरैया खुर्शीद ने लिखी है, जो KH खुर्शीद उनके सेक्रेटरी की बेगम थी। वो बाजार में बिकती है, मजीद निज़ामी ने उसका दिबाचा लिखा हुआ है, वो पढ़ लें। अच्छा। वो उसमें बेशुमार बातें हैं। आपको पता है कि वो जो फातिमा जना थी वो लियाकत अली खान की बीवी के हाँ, बहुत राना के साथ राना के साथ उसके बहुत इख्लाफात थे, जी, जी। और उसको बकायदा गालियां तक देती थी, गालियां बकायदा देती थी, और उसको ऐसा कोई इल्ज़ाम ऐसा नहीं था जो उस पर नहीं लगाती थी। और वो ये ख्वाहिश थी, वो राना जान लियाकत अली को कहती थी कि ये फर्स्ट लेडी कैसे बन गई। राना लियाकत अली कहती कि ये फर्स्ट लेडी कैसे है, ये तो जना की बहन है, बीवी तो नहीं है ना। जी हाँ। फर्स्ट लेडी तो बीवी होती है। ये उनका दोनों का बहुत ज्यादा इख्तलाफ रहा। जैसे ये मजे की बात है, ये मादरे मिल्लत अगर उसको अब्बा कहते हैं जिना साहब को, तो इस लिहाज से तो वो फुफी बनती है। पता नहीं क्या बनती है वो वो बेचारी। जब बेनजीर की वो शादी नहीं हो रही थी ना, तो इन्होंने कुछ नारे लगाए थे लीगियों ने कि अब निकाह बेनिकाही है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी फुफी भी तो बेनिकाही थी। नहीं, उन्होंने क्या सी शर्म करो या करो, भैन दा ब्याह करो। जी जी, इस तरह मैं वो जरा नहीं शर्म का लफ्ज़ आना चाहता, तो उन्होंने आगे से वो फुफी तो समझ नहीं आई। फातिमा जना दे जड़े ने जी, जो उसकी अपनी है ना, आप देखें कि शी वाज अ वुमन जिसने अयूब खान की सपोर्ट की। जब वो आया है माशाल्लाह माशाल्लाह की सपोर्ट की। एक्चुअली हुआ ये है कि जना साहब की वफात के बाद शी वांटेड टू बी दी गवर्नर जनरल। ठीक, वो चाहती थी कि मुझे कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट दी जाए, लेकिन उस वक्त की जो ब्यूरोक्रेसी थी वो कहती थी कि बड़ी बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारे भाई से निजात हासिल की है। हाँ, जाहिर। अब तुम्हें कैसे दे दें? लियाकत अली खान भी नहीं देना चाहता था। वो जो लियाकत अली खान जब तक जनाब साहब जिंदा रहे, लियाकत अली खान वजीर आजम के तौर पर काबीना के किसी इजलास की सदारत नहीं कर सके। वो क्लर्क ही बना हुआ था। हाँ क्लर्क था ना, उसको आप कह सकते हैं कि वो सीनियर मिनिस्टर था। जी जी। वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था, सीनियर मिनिस्टर था। तो वो जब ये इसने कोशिश की, उसने कोई इसको घास नहीं डाली। अब 50 जब ये अयूब खान के खिलाफ कैंडिडेट बनी है, उससे पहले इसकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है, और जब ये इलेक्शन हार गई है तो मौत तक भी इसकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। सिवाय उस इलेक्शन के उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है। वो तो अपने घर में बस बैठी है और उसके इससे अलावा कुछ नहीं है। वो चाहती थी कि मुझे अपने भाई की जगह रिप्लेस। आप देखें कि उसकी जो दूसरी बहन है शीनी जना जी, वो उस वक्त आती है जब उसकी बहन मरती है प्रॉपर्टी की खातर। वो तो बॉम्बे में रहती है शीनी जना। वो जना मरने के बाद उसकी जो, आपको पता है कि जब उस जना साहब फौत हुए तो सक्सेशन सर्टिफिकेट बना शिया होने का। हाँ शिया होने का, और वो फातिमा जना के हक में बना। हाई कोर्ट में गालिबन ये फातिमा ने बयान भी दिया था कि हम शिया थे। नहीं, वो तो लिख के दिया ना, जी जी, खोजा शिया। खोजा शिया। और उसके बाद जो ये शीनी जना जी। है, इसको भी इसी वजह से वो बना, वो सक्सेशन सर्टिफिकेट कि वो खोजा शिया है। लेकिन जब शीनी जना मरी तो फिर फसाद हो गया। फिर जना के कजनों के पोतों ने कहा कि नहीं, हम भी वारस हैं। अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब ना शिया थे ना सुन्नी थे, वो मुसलमान थे, और उसकी सारी प्रॉपर्टी का एक ट्रस्ट बना दिया और लियाकत मर्चेंट को उसका सरबराह बना दिया उस ट्रस्ट का।
अच्छा, वैसे ऐसे लोगों का क्या मजहब अकीदा क्या होता है? वो तो अपने मुफाद, सियासी मुफाद जिसमें देखेंगे वो हाँ, इख्तियार ज़ाहिर है, करेंगे। ज़ाहिर है, इसके अलावा उनकी अप्रोच क्या और होती कोई है? कोई